हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा पे आपका स्वागत है। तो इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने जीन पियाजे और कोहलबर्ग के बारे में पढ़ा था और आज का हमारा टॉपिक रहेगा अधिगम लर्निंग। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे अधिगम की अवधारणा के बारे में, मतलब अधिगम होता क्या है, उसकी परिभाषा पढ़ेंगे, उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे और अधिगम को प्रभावित करने वाली अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे कि अधिगम को प्रभावित कौन कौन सी अवस्थाएं करती हैं। अधिगम के प्रकार पढ़ेंगे, अधिगम के नियम पढ़ेंगे और इसी के साथ अधिगम के उपागम पढ़ेंगे, अधिगम का क्षेत्र, अधिगम के वक्र, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अर्थात लर्निंग। इस टॉपिक में हम इतने टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। एक थोड़ा सा व्यू है, आप देख लीजिए। अब हम पहले बात करते हैं अधिगम की अवधारणा के बारे में। अधिगम की अवधारणा अर्थात कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, मतलब अधिगम होता क्या है। अगर सीधे भाषा में समझें हम तो अधिगम अर्थात सीखना, मतलब एक बालक जो कुछ भी सीखता है तो उसे हम अधिगम कहते हैं। गेट्स मनोवैज्ञानिक हैं जो उन्होंने अपनी परिभाषा दी अधिगम को लेके कि अधिगम अनुभव एवं प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप होने वाला व्यवहार परिवर्तन है। अर्थात जब हम अपने अनुभव से और प्रशिक्षण से अपने व्यवहार में कुछ परिवर्तन करते हैं तो उसे हम सीखना कह सकते हैं। अर्थात जब भी हम सीखते हैं तो हमारे अंदर कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। गेट्स के बाद गिलफर्ड ने भी अधिगम के लिए एक परिभाषा दी। व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम है। व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम है। जैसे लिखना अधिगम है, साइकिल चलाना अधिगम है। हमें साइकिल चलाना जन्म से ही नहीं आता है, जब हम धीरे धीरे चलाना सीख जाते हैं तो हमारे अंदर अधिगम का विकास होता है। इसके बाद जूते चप्पल पहनना, ये भी क्या है, अधिगम है। जैसे अगर हमारी लंबाई बढ़ रही है तो उसमें हम कुछ भी सीख नहीं रहे हैं, वह केवल विकास हो रहा है। लेकिन जब हम कुछ सीख कर कोई कार्य करते हैं तो उसे अधिगम कहते हैं। जैसे साइकिल चलाना, बाइक चलाना या किसी कॉपी में कुछ लिखना, आर्ट बनाना, ये सभी चीज़ें अधिगम है। अर्थात जब हमारे व्यवहार के कारण ही हमारे व्यवहार में कुछ परिवर्तन हो जाए तो हम उसे अधिगम कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे व्यवहार हैं जो अधिगम नहीं है। तो पहला तो परिपक्वता। जैसे अगर परिपक्वता क्या होता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि जन्म के साथ होने वाले परिवर्तन को हम परिपक्वता कहते हैं और अधिगम क्या होता है, सीख कर होने वाले परिवर्तन अधिगम कहलाते हैं। दोनों में यही मुख्य अंतर है कि परिपक्वता हमेशा जन्म के साथ होता है और अधिगम सीख कर होता है। तो कौन कौन से ऐसे परिवर्तन होते रहते हैं जिन्हें हम अधिगम नहीं कह सकते हैं, तो वे व्यवहार जो अधिगम नहीं है। आयु के साथ लंबाई का बढ़ना, लंबाई बढ़ना किसी भी प्रकार का अधिगम नहीं है। चिड़ियों का उड़ना, मछलियों का तैरना, ऐसा नहीं है कि मछलियाँ या चिड़ियाँ अपने बच्चों को यह सिखाती हैं कि वो कैसे उड़ें, या मछलियाँ यह नहीं सिखाती हैं कि उनके बच्चे कैसे तैरें। जब उनकी एक आयु हो जाती है तो वे खुद ही तैरना और खुद ही उड़ना सीख जाते हैं। अर्थात वो अधिगम की श्रेणी में नहीं आते हैं। वे क्या है, परिपक्वता। जब वे परिपक्व हो जाते हैं, उनके पंख, उनकी फिन्स, तो वे खुद ही उड़ना और तैरना शुरू कर देते हैं। उसी प्रकार मनुष्यों के बच्चों को चलना, जैसे बचपन में हम बच्चों को क्या कहते हैं कि मैंने आपको उंगली पकड़कर चलाना सिखाया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप उन्हें उंगली पकड़कर चलाना नहीं सिखाते तो वे सीखते ना। जब उनकी एक परिपक्व उम्र आ जाती तो वे चलना स्वयं शुरू कर देते। अर्थात ये उनका खुद की परिपक्वता है, ना कि उनका अधिगम है कि हम लोगों ने अपने बच्चों को चलना सिखाया है। तो ये कुछ ऐसे व्यवहार परिपक्वता के हैं जो अधिगम नहीं कहलाते हैं। इसी प्रकार कुछ मूल प्रवृत्तियां भी हैं जो अधिगम नहीं हैं। जैसे भूख लगने पर भोजन को खोजना, ये किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है कि जब हमें भूख लगे तो हमें खाना ढूंढना चाहिए। जैसे ही हमें भूख लगेगा तुरंत हम खाना ढूंढने ही लगेंगे और इसको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि चलो अब खाना खाया जाए। तो भय लगने पर भागना,
जैसे ही हमें डर लगती है हम तुरंत भाग जाते हैं, यह भी हमसे कोई नहीं कह रहता कि जैसे डरना वैसे भाग लेना। ये हमारी मूल प्रवृत्ति होती है, तुरंत हमारे मन के अंदर भाव बदलता है और हम वहाँ से भाग लेते हैं। क्रोध लगने पर लड़ना, जैसे ही हमें गुस्सा लगता है वैसे हम लड़ना शुरू करते हैं, तो ये हमारी मूल प्रवृत्तियाँ हैं, अधिगम नहीं है। पूछा जाए कि साइकिल चलाना और भय लगने पर भागना, इन दोनों में कौन सा अधिगम है, तो कौन सा अधिगम होगा? साइकिल चलाना। समझ आ गया होगा आप लोगों को। इसके बाद एक और क्रिया होती है सहज क्रिया। सहज क्रिया अर्थात जैसे पिन चुभने पर हम हाथ को तुरंत हटा लें, या किसी आग के पास आप अपना हाथ लेके जाएं, हाथ जलने लगे तो हाथ को हटा लें, तो ये हमारी सहज क्रिया है। यह भी हमें कोई नहीं सिखाया रहता है कि हाथ जलने पर हाथ को हटाना है, पिन चुभने पर हाथ को हटाना है, या तेज प्रकाश में आँखों को बंद कर लेना है। जैसे ही ये सारी क्रियाएं होती हैं हमारे शरीर में खुद ही परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। तो परिपक्वता, मूल प्रवृत्तियाँ और सहज क्रिया, ये तीनों अधिगम नहीं होता है, ये तीनों अपने आप होने वाली प्रक्रिया होती है। तो इसमें जितने भी एग्जाम्पल हैं वो आप अच्छे से याद कर लीजिए और ये बात याद रखिए कि परिपक्वता और जो मूल प्रवृत्तियाँ और जो सहज क्रियाएं हैं वे अधिगम नहीं होती हैं। अधिगम में व्यवहार का परिवर्तन होता है, लेकिन वह सीख कर होता है, और ये सारी क्रियाएं बिना सीखे हुए भी होती हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं अधिगम की विशेषताओं के बारे में कि अधिगम के क्या विशेषताएं हैं। तो अधिगम की पहली विशेषता है कि अधिगम विभेदीकरण और एकीकरण के परिणाम स्वरूप होता है। विभेदीकरण क्या होता है? विभेदीकरण अर्थात जब हम अंतर करना सीख जाएं, और एकीकरण मतलब समानता स्थापित करना। दो चीज़ों में जब हम अंतर करना सीख जाएं और जब हम दो चीज़ों में समानता स्थापित करना सीख जाएं तो वह अधिगम होता है। अर्थात अधिगम में बालक विभेदीकरण भी सीखता है और एकीकरण भी सीखता है। अधिगम सार्वभौमिक होता है। सार्वभौमिक अर्थात यदि सीखने का प्रयास किया जाए तो सीखना अवश्य होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो 40 वर्ष का आदमी है वह कुछ नहीं सीख सकता है। यदि वह सीखने का प्रयास करेगा तो वह भी कुछ भी सीख सकता है। अर्थात सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, जब भी हम प्रयास करेंगे तब भी हम सीख सकते हैं। और एक बात कही जाती है कि अनाधिगम भी अधिगम, मतलब अनलर्निंग इज आल्सो लर्निंग। मतलब अगर हम भले क्या सोच रहे हैं कि हम तो कुछ नहीं सीख रहे हैं, उस समय भी हमारा कुछ ना कुछ अनुभव बदलता रहता है। हम कहीं भी जाते हैं तो वहाँ भी हम कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। सिर्फ विद्यालय जाना, वहाँ पढ़ना ही सीखना नहीं होता है, या हम जब जानबूझकर कुछ सीखते हैं तभी सीखना नहीं होता है। हम कहीं पर भी कुछ गए हैं तो हम नए अनुभव प्राप्त करते हैं, और नए अनुभव को प्राप्त करना भी क्या है? एक तरीके का सीखना ही। तो लर्निंग इज आल्सो अ लर्निंग। अधिगम सक्रिय प्रक्रिया है। सक्रिय प्रक्रिया है अर्थात अधिगम प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक जगह पर होता है। कहीं भी हम रहेंगे, पहले मैंने आपको बताया, तो वहाँ अधिगम होता रहेगा। अर्थात अधिगम एक एक्टिव प्रोसेस है। अधिगम व्यक्तिगत होता है, अर्थात प्रत्येक बच्चों में सीखने के मात्रा प्रकार अलग अलग होते हैं। व्यक्तिगत होते हैं मतलब इंडिविजुअल होता है, अर्थात ऐसा नहीं है कि अगर एक बालक को एक सवाल बहुत जल्दी आ गया तो दूसरे बालक को भी वह सवाल उतनी ही जल्दी आ जाएगा, उतनी ही जल्दी उसको सीख लेगा। हो सकता है उसे 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए। तो मतलब ये हुआ कि प्रत्येक बच्चे में सीखने की मात्रा अलग अलग होती है। किसी को 5 तक का टेबल याद रहता है तो किसी को 20 तक का टेबल याद रहता है। तो सबकी सीखने की क्षमता और दर अलग अलग होती है, इसीलिए कहा गया है कि अधिगम व्यक्तिगत होता है। अधिगम सृजनात्मक होता है। सृजनात्मक मतलब जब भी हम कुछ सीखते हैं तो हम कुछ नया करने की क्षमता रखते हैं। सृजनात्मक मतलब हम जब नया या नवीन चीज़ें करते हैं तो वह सृजनात्मक होता है। अधिगम लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। लक्ष्योन्मुख अर्थात जब भी हम कोई कार्य कर रहे होते हैं तो ज़रूर हमारा एक गोल होता है या एक लक्ष्य होता है। तो अधिगम हमेशा लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है जो हमें एक लक्ष्य की तरफ लेकर के जाता है। अधिगम का स्थानांतरण होता है। स्थानांतरण अर्थात अगर हम एक जगह कुछ सीख रहे हैं तो हमारा वह अनुभव, वह सीखना कहीं दूसरी जगह कुछ काम दे सकता है, उसे हम बोलते हैं अधिगम का अंतरण या अधिगम का स्थानांतरण।
जैसे हम गणित में 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं या गणित में गुणा भाग जानते हैं, तो वो हमारा फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल लगाने में भी सहायता करता है। तो अर्थात जो गणित में सीखी हुई चीज़ें रहती हैं वो हमें कहाँ काम दे देता है, साइंस में अर्थात फिजिक्स में। तो अधिगम का स्थानांतरण भी होता है। तो ये थी अधिगम की विशेषताएं कि अधिगम विभेदीकरण और एकीकरण के परिणाम स्वरूप होता है, अधिगम सार्वभौमिक होता है, अधिगम सक्रिय प्रक्रिया है, अधिगम व्यक्तिगत होता है, अधिगम सृजनात्मक होता है, अधिगम लक्ष्योन्मुख होता है और अधिगम का अंतरण भी होता है, जिसे हम स्थानांतरण भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि अधिगम का अंतरण क्या होता है या अधिगम का स्थानांतरण क्या होता है। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। यदि पूर्व का अधिगम नवीन अधिगम को प्रभावित करे तो अधिगम का अंतरण कहते हैं। मतलब हम पहले से जो कुछ भी सीखे हैं वह नए सीखने को अगर प्रभावित करे, अगर सहायता प्रदान कर रहा है तब भी अधिगम का स्थानांतरण, और नहीं सहायता प्रदान कर रहा है तब भी उसे हम अधिगम का अंतरण या स्थानांतरण कहते हैं। अर्थात जब पूर्व का अधिगम नवीन अधिगम को प्रभावित करे तो उसे अधिगम का अंतरण कहते हैं। अधिगम स्थानांतरण के प्रकार। अधिगम स्थानांतरण के प्रकार में पहला प्रकार है सकारात्मक या धनात्मक अंतरण, दूसरा नकारात्मक या ऋणात्मक अंतरण, तीसरा होता है शून्य अंतरण, चौथा है क्षैतिज अंतरण, पांचवा होता है लंबवत अंतरण। लंबवत अंतरण इसे हम ऊर्ध्वाधर अंतरण भी कहते हैं या पार्श्विक अंतरण जिसे लैटरल ट्रांसफ़र कहते हैं, और द्विपार्श्विक अंतरण बाईलेटरल ट्रांसफ़र। ये थे अंतरण के प्रकार। तो हम पहले प्रकार से शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रकार है सकारात्मक अंतरण। यदि पूर्व का अधिगम नवीन अधिगम में सहायक हो तो उसे सकारात्मक अंतरण कहते हैं। जैसे अगर हम पहले कुछ भी सीखे हैं और वो जो हम अब नया सीख रहे हैं उसमें सहायता प्रदान करें। जैसे मैंने आपको पहला एग्जांपल दिया कि अगर हम मैथ्स में टेबल जानते हैं या गुणा और भाग जानते हैं तो उसका प्रयोग फिजिक्स का न्यूमेरिकल लगाने में कर रहे हैं तो वह सकारात्मक अंतरण होगा, क्योंकि वह सहायता प्रदान कर रहा है। तो जो पहले सीखा हुआ ज्ञान है अगर वो नए सीखने में हमारी सहायता करे तो वो सकारात्मक अंतरण। कुछ उदाहरण से समझते हैं। तो किसी को साइकिल चलाना आता है तो वह बाइक या स्कूटी चलाना सीख जाएगा। अर्थात अगर वह साइकिल चला रहा है क्योंकि पहले से उसे साइकिल चलाना आता है, उसे बैलेंस करनी आती है, तो वह बाइक या स्कूटी बहुत आराम से चला लेगा। और क्यों चला ले रहा है? क्योंकि उसने पहले से ही कुछ सीखा है। जिस तरह हम यदि पहाड़ा आता है तो गुणा की संक्रिया सीख लेते हैं। जैसे अगर यदि हम पहाड़ा पहले से टेबल याद किए रहेंगे तो हम गुणा बहुत आसानी से कर लेते हैं। तो पहले से सीखा हुआ ज्ञान नए ज्ञान में हमें क्या कर रहा है? सहायता प्रदान कर रहा है। तो उसे सकारात्मक अंतरण कहेंगे। अब नकारात्मक अंतरण क्या होता है? नकारात्मक अंतरण यदि पूर्व का अधिगम नवीन अधिगम में बाधा उत्पन्न करे तो इसे नकारात्मक अंतरण कहते हैं। अर्थात जो कुछ भी हमने पहले सीखा है वो बाद के सीखने को प्रभावित करे और उसमें बाधा उत्पन्न करे तो उसे हम नकारात्मक अंतरण कहते हैं। जैसे अगर हम साइकिल ठीक करने वाला व्यक्ति बाइक नहीं बना सकता है, यदि कोई व्यक्ति है जिसे साइकिल बनाना तो आता है, साइकिल की रिपेयरिंग तो कर सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं उसने साइकिल सही करने का अधिगम तो उसे प्राप्त है, वो सीखा है, तो वह बाइक भी बना सके। क्योंकि दोनों की ही जो फंक्शंस होते हैं वो अलग अलग होते हैं, दोनों के मशीन्स अलग अलग होते हैं। तो इसमें वो बाधा उत्पन्न कर रहा था, कोई भी सहायता नहीं दे रहा है, इसे हम नकारात्मक अंतरण कहते हैं। इसके बाद शून्य अंतरण। यदि पूर्व का अधिगम नवीन अधिगम पे कोई प्रभाव न डाले, मतलब हम पहले से जो कुछ भी सीखे हैं और वह अब जो नया सीखने वाले वो उस दोनों में कोई भी संबंध ना हो, दोनों एक दूसरे को किसी भी प्रकार से सहायता नहीं कर पा रहे हैं, तो वह शून्य अंतरण होता है। जैसे किसी व्यक्ति को क्रिकेट खेलना आता हो तो उसे गणित सीखना हो तो उसे क्रिकेट का ज्ञान उस पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। जैसे अगर किसी को आर्ट अच्छी बनानी आती है तो ज़रूरी नहीं है कि वह गाना भी अच्छा गाएगा, क्योंकि आर्ट बनाने का वह उसका जो पूर्व का ज्ञान है वह उसके गाना गाने में किसी भी प्रकार से सहायता नहीं कर सकता, मतलब कोई प्रभाव नहीं डालेगा। इसलिए यहाँ शून्य अंतरण है। शून्य अंतरण के बाद क्षैतिज अंतरण। क्षैतिज अंतरण अर्थात यदि
एक विषय का अधिगम दूसरे विषय क्षेत्र के अधिगम को प्रभावित करे तो इसे क्षैतिज अंतरण कहते हैं। अर्थात जैसे अगर एक विषय क्षेत्र है, मान लीजिए गणित है, हम पहाड़ा सीखे हैं और उसके बाद वही दूसरी जगह मतलब विज्ञान के सवाल में सहायता प्रदान करे तो इसे क्या बोलेंगे, क्षैतिज अंतरण बोलेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था अधिगम के स्थानांतरण में कि यदि मैथ में हमें टेबल आ रही है, कैलकुलेशन आ रही है, तो वो कैलकुलेशन हमारी किस में सहायता कर सकती है, साइंस में या फिजिक्स के न्यूमेरिकल लगाने में। तो जब एक विषय का ज्ञान, एक सब्जेक्ट का ज्ञान दूसरे सब्जेक्ट में सहायता करे तो यह होता है क्षैतिज अंतरण। अब देखते हैं लंबवत अंतरण क्या होता है। यदि एक विषय क्षेत्र का अधिगम यदि उसी विषय क्षेत्र के अधिगम को प्रभावित करे तो इसे लंबवत अंतरण कहते हैं। क्षैतिज अंतरण और लंबवत अंतरण में मेन डिफरेंस यह है कि क्षैतिज अंतरण में एक सब्जेक्ट में या एक विषय में हम जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त किए रहते हैं वह किसी दूसरे विषय को प्रभावित करता है, लेकिन लंबवत अंतरण में एक विषय क्षेत्र में हम जो कुछ भी सीखे रहते हैं वह उसी में हमें सहायता प्रदान करता है। जैसे कक्षा 8 में जो गणित हम सीखे हैं उसका प्रयोग हम कक्षा 10 में कर सकते हैं। जैसे कक्षा 8 में हम फ्रैक्शन या भिन्न के क्वेश्चन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, तो अगर 10th में भी आ जाए तो हम उसको आसानी से कर सकते हैं। तो केवल हम एक ही सब्जेक्ट की बात करते हैं, अर्थात जब एक विषय क्षेत्र का अधिगम मैथ्स का ही कोई ज्ञान हमारे मैथ में ही काम दे दे, गणित में ही काम दे दे, तो इसे हम बोलेंगे लंबवत अंतरण। एक विषय क्षेत्र का अधिगम उसी क्षेत्र को प्रभावित करे। यहाँ गणित दोनों जगह है, लेकिन यहाँ गणित है लेकिन ये किसको प्रभावित कर रहा है, विज्ञान को। तो जब दूसरा आए तब क्षैतिज और जब वही विषय रहे तो वह लंबवत। इसके बाद है पार्श्विक अंतरण। पार्श्विक अंतरण एक अंग द्वारा सीखा गया कौशल यदि उसी अंग द्वारा दूसरे कौशल को सीखने को प्रभावित करे। अर्थात जैसे यदि दाहिने हाथ से बच्चे ने का ख गा घ लिखा है तो यदि वह दाहिने हाथ से ABCD भी लिखता है तो इसे हम क्या बोलेंगे, पार्श्विक अंतरण। पार्श्विक अंतरण अर्थात लैटरल ट्रांसफ़र में हम जिस भी अंग का प्रयोग किए रहते हैं कुछ भी लिखने के लिए, पढ़ने के लिए और ड्राइंग बनाने के लिए मान लीजिए कर रहे हैं। जैसे अगर हम एक ही हाथ से घर का चित्र बना रहे हैं फिर उसी हाथ से हम अपने परिवार का चित्र बनाएं तो वह पार्श्विक अंतरण होगा कि हमने पहले से ही छोटा छोटा चित्र बनाना सीखा था उसी दाहिने हाथ से, फिर उसी दाहिने हाथ से हम दूसरा एक बहुत अच्छा बड़ा सा चित्र बना ले रहे हैं तो उसे पार्श्विक अंतरण कहेंगे। इसमें हम एक ही अंग द्वारा जो ज्ञान सीखे रहते हैं कौशल उसका प्रयोग उसी अंग से दूसरे कौशल को सीखने में करते हैं। जैसे अगर हमें गणित लगाना दाईं हाथ से ही हमने सीखा है, मतलब टेबल जैसे 2 का पहाड़ा 3 का पहाड़ा लिखना सीखा है, फिर उसी हाथ से हम गुणा भी और भाग भी कर रहे हैं। तो पहले तो कौशल हमारे अंदर था पहाड़ा लिखने का, फिर दूसरा कौशल क्या आ गया, गुणा भाग करने का, और दोनों में हम लोगों ने एक ही अंग का प्रयोग किया, तो यह पार्श्विक अंतरण। द्विपार्श्विक अंतरण क्या होता है, एक अंग द्वारा सीखा गया कौशल यदि दूसरे अंग द्वारा उसी कौशल को सीखने को प्रभावित करे। अर्थात जैसे हम दाहिने हाथ से किसी बच्चे ने का ख गा घ लिखा तो बाएं हाथ से भी अगर हम लिख ले रहे हैं आसानी से तो मतलब हमारा क्या हो गया है, द्विपार्श्विक अंतरण। अर्थात जैसे हम लोग ABCD अगर अच्छे से दाएं हाथ से लिख ले रहे हैं, सब लोग दाएं हाथ से लिखते होंगे मैक्सिमम लोग, तो अगर हम दाएं हाथ से भी बहुत अच्छे से लिख ले रहे हैं और बाएं हाथ से भी अगर लिखने की कोशिश करें, जैसे मैं यहाँ बाएं हाथ से भी लिख रही हूँ, तो बाएं हाथ से भी लिखने की कोशिश करें, बहुत अच्छा नहीं बन रहा है लेकिन आप लोग बना के देखिएगा, तो जिसका बाएं हाथ से और दाएं हाथ से दोनों हाथ से एक ही कौशल अच्छे से बन जा रहा है तो हम उसे बोलते हैं द्विपार्श्विक अंतरण। पार्श्विक अंतरण में केवल एक ही अंग का प्रयोग करते हैं और दूसरा कौशल सीखते हैं, और द्विपार्श्विक अंतरण में हम अलग अलग अंग का प्रयोग, एक अंग का ही प्रयोग करते हैं लेकिन अलग अलग कौशल सीखते हैं। ये होता है द्विपार्श्विक अंतरण, अर्थात एक अंग द्वारा जो भी कौशल हम सीखते हैं और दूसरे अंग से भी हम उसी कौशल को अगर करने का प्रयास करें। जैसे अगर हम एक हाथ से एक ड्राइंग बना रहे हैं तो अब दूसरे हाथ से सेम ड्राइंग बनाकर देखें, अगर हम बना लेते हैं तो मतलब हमारा भी क्या हो गया, द्विपार्श्विक अंतरण। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो मतलब हमारे अंदर द्विपार्श्विक अंतरण का स्थानांतरण नहीं हुआ है। ये था आज का हमारा टॉपिक अधिगम का स्थानांतरण
और अधिगम की विशेषताओं के बारे में आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए। मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।